प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर 2024 के अंक में विश्व परिदृश्य में जो दूसरा टॉपिक है वो है भारत और यूरोपीय संघ, ठीक है, नए समीकरण। तो देखते हैं, लिखा है कि यूरोपीय संघ विश्व की एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है, ठीक है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद विश्व का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ सकल राष्ट्रीय उत्पाद लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर था। चीन की अर्थव्यवस्था इस लिहाज से तीसरे स्थान पर है क्योंकि चीन का सकल राष्ट्रीय उत्पाद लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर है। पहले यूरोपीय संघ में 28 देश थे, लेकिन 2016 में ब्रिटेन के अलग हो जाने के बाद इसमें केवल 27 देश बचे हैं। यूरोपीय संघ विश्व में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का एक सफल उदाहरण भी है। इसके सदस्यों ने व्यापार तथा सीमा शुल्क के मामले में सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। यूरोपीय संघ के देशों ने यूरो को अपनी साझा मुद्रा के रूप में अपना लिया है। इसी प्रकार सदस्य देशों के बीच आपस में वीज़ा की व्यवस्था समाप्त कर आवागमन को मुक्त कर दिया है। इन उपायों से जहां यूरोप में आर्थिक विकास के लिए नए अवसर प्राप्त हुए हैं, वहीं इन देशों में आपसी सहयोग में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन की एक और ख़ास बात है कि यूरोपियन यूनियन को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व प्राप्त है, ठीक है। इसी कानूनी अस्तित्व के कारण ही यूरोपियन यूनियन G20 जैसे संगठनों का भी सदस्य है। इस कानूनी अस्तित्व के कारण यूरोपीय संघ की भूमिका जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यूरोपीय संघ के चुनाव, ठीक है। यूरोपीय संघ के चुनाव, तो यूरोपियन संघ की नीतियों का निर्धारण यूरोपीय संघ की संसद द्वारा किया जाता है, इसलिए यूरोपियन संसद के चुनावों को यूरोपीय संघ के चुनाव कहा जाता है। इसके साथ ही यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की कार्यपालिका अर्थात यूरोपीय कमीशन के चयन का भी अनुमोदन करती है। निष्कर्ष यह है कि यूरोपीय संघ का वैचारिक स्वरूप जैसा होगा, उसकी नीतियाँ भी उसी प्रकार की होगी। संसद के चुनाव प्रति 5 वर्ष पर होते हैं। यूरोपीय संघ की संसद में 720 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों के चुनाव यूरोपीय संघ के सदस्यों के नागरिकों द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। उल्लेखनीय है, ठीक है, कि इन चुनावों में राजनीतिक दलों के बजाय, ठीक है, विभिन्न वैचारिक समूहों द्वारा भाग लिया जाता है। ये समूह राष्ट्रीय आधार पर नहीं, वर्ण विचारधारा के आधार पर बनते हैं। वर्तमान समय में यूरोपीय संघ की संसद में 3 प्रकार के वैचारिक समूह सक्रिय है। पहला, दक्षिणपंथी अथवा रूढ़िवादी समूह जो यूरोप केंद्रित नीतियों का समर्थन करते हैं। दूसरे, वामपंथी समूह जो अन्य देशों के प्रति उदारवादी नीतियों का समर्थन करते हैं। तीसरे, मध्यपंथी समूह जो इन दोनों समूह के बीच की वैचारिक स्थिति को अपनाते हैं। इसके अलावा ग्रीन अथवा पर्यावरणवादी समूह भी सक्रिय है, जो आवश्यकता अनुसार किसी भी वैचारिक समूह के साथ गठबंधन बना सकते हैं। पर्यावरणवादी समूह का उद्देश्य यूरोपीय संघ की नीतियों में पर्यावरण के संरक्षण को प्रमुखता प्रदान करना है, ठीक है। यूरोपीय संघ की संसद के चुनाव 6 से 9 जून 2024 को संपन्न हुए थे। इन चुनावों में पहले की तुलना में दक्षिणपंथी समूह को अधिक सीटें प्राप्त हुई है। 2019 के चुनावों की तुलना में इस बार दक्षिणपंथियों तथा उनके सहयोगियों को 27 सीटों का लाभ हुआ। वहीं वामपंथी तथा पर्यावरणवादी दलों को क्रमशः 21 व 20 सीटों का नुकसान हुआ। इसका निष्कर्ष यह है कि वर्तमान संसद की नीतियों में दक्षिणपंथियों का प्रभाव अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि आगामी 5 वर्षों में यूरोपीय संघ विदेशियों के आव्रजन के मामले में तथा अन्य देशों के विकास सहायता में कड़ा रुख अपना सकती है। इस तरह की नीतियों का भारत सहित यूरोपीय संघ के सभी साझेदारों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भारत तथा यूरोपीय संघ संबंध। उत्तर शीत युद्ध काल में भारत व यूरोपीय संघ के संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। भारत ने यूरोपीय संघ के आर्थिक व सामरिक महत्व को देखते हुए उनके साथ प्रतिवर्ष नियमित शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था की है। इस तरह के वार्षिक शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था भारत ने आसियान तथा 3 देशों चीन, जापान तथा रूस के साथ भी की है। दोनों के बीच 2007 से मुक्त व्यापार समझौते को लेकर निरंतर बातचीत
हो रही है, लेकिन कतिपय तकनीकी बिंदुओं पर असहमति के कारण मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पा रहा है। भारत तथा यूरोपीय संघ के संबंधों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। ठीक है, उच्च स्तरीय विचार विमर्श की स्थापना। वैसे तो भारत व यूरोपीय समुदाय के बीच 1962 में ही कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हो गई थी, लेकिन शीत युद्ध की व्यवस्थाओं के कारण दोनों के बीच संबंधों का विस्तार नहीं हो सका। इसका कारण यह था कि शीत युद्ध काल में जहां भारत गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण कर रहा था, वहीं यूरोपीय समुदाय अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी पश्चिमी गुट का हिस्सा था। शीत युद्ध के बाद दोनों पक्षों के बीच तेजी से संबंधों का विकास हुआ। दोनों पक्षों ने 2000 से ही ठीक है नियमित आधार पर वार्षिक शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था के अंतर्गत दोनों के बीच पहला शिखर सम्मेलन 2000 में लिस्बन में संपन्न हुआ था। हेग में 2004 में संपन्न हुआ। 5वें शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया। वर्ष 2020 तक दोनों पक्ष के बीच 15 शिखर सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद दोनों पक्षों ने शिखर सम्मेलनों के प्रारूप में बदलाव करते हुए इस सालाना बैठक को भारत यूरोपीय संघ लीडर्स समिट का नाम दिया है। लीडर्स समिट तथा पूर्व के शिखर सम्मेलनों में मुख्य अंतर यह है कि जहां पूर्व के शिखर सम्मेलनों में केवल यूरोपीय संघ के शीर्ष पदाधिकारी ही भाग लेते हैं, वहीं अब लीडर्स समिट में यूरोपियन संघ के प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। बदले प्रारूप में पहली भारत यूरोपीय संघ लीडर्स समिट का आयोजन मई 2021 में किया गया था। इसके पहले ही 15वें शिखर सम्मेलन में दोनों पक्षों ने 2020 से 2025 तक के लिए सामरिक साझेदारी के लिए एक रोड मैप ठीक यानी कि EU इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप को स्वीकार किया था। लीडर्स समिट में इसी रोड मैप को मान्यता प्रदान की। इसका अर्थ यह है कि अब दोनों पक्षों के बीच अगले 5 वर्षों में संबंधों का संचालन इसी रोड मैप के आधार पर किया जाएगा। इस रोड मैप में संबंधों के 3 आयाम को शामिल किया गया है। तो अ में देखें तो व्यापार, निवेश तथा तकनीकी। ठीक है, शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था के बाद दोनों पक्षों में द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार हुआ है। ठीक है, वर्ष 2020 में दोनों पक्षों का व्यापार जो है 95 बिलियन यूरो था। भारत, अमेरिका व चीन के बाद यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ठीक है, भारत जो है अमेरिका व चीन के बाद यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के कुल निर्यात में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी 15% है। ठीक है, भारत में यूरोपीय संघ का निवेश 2020 में 97 बिलियन यूरो था तथा वर्तमान में यूरोपीय संघ ही भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। ठीक है, व्यापार, निवेश तथा तकनीकी में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2021 की लीडर समिट में एक उच्च स्तरीय भारत यूरोपीय संघ व्यापार की व तकनीकी परिषद यानी कि इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी TTC के गठन का निर्णय लिया गया है। 6 फरवरी 2023 को इस परिषद की स्थापना हो गई है। यह एक उच्च स्तरीय परिषद है। इसकी सह अध्यक्षता दोनों तरफ से 3 मंत्रियों प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी, विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री तथा विज्ञान व तकनीकी मंत्री। यह परिषद अपने कार्यों का संपादन 3 कार्यदलों द्वारा करेगी। पहला, सामरिक तकनीकी डिजिटल शासन तथा डिजिटल संपर्कता कार्यदल। दूसरा, हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा कार्यदल। तीसरा, व्यापार, निवेश तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखला पर कार्यदल। उल्लेखनीय है कि 2007 से दोनों पक्षों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वार्ताओं का क्रम चल रहा है, लेकिन भारत के कुशल कामगारों के यूरोप में आव्रजन पर यूरोपीय संघ की नीति प्रतिबंधकारी है। भारत इसका विरोध कर रहा है। इसके साथ ही ठीक है, यूरोपियन यूनियन के 2023 में अपने यहाँ पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्बन बॉर्डर समायोजन व्यवस्था यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की घोषणा की है। यह व्यवस्था 2026 से प्रभाव में आएगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत दूसरे देशों द्वारा यूरोपियन संघ में निर्यात की जाने वाली उन वस्तुओं पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा जिन वस्तुओं के उत्पादन में उत्पादक देशों में कार्बन उत्सर्जन एक मात्रा से अधिक किया गया हो। इसका निहितार्थ यह है कि अब भारत जैसे देशों को यूरोपियन
संघ में अपना निर्यात करना महंगा पड़ सकता है। उक्त व्यवस्था के चलते तथा वर्तमान में यूरोपीय संघ की संसद में रूढ़िवादी तत्वों का बहुमत होने के कारण मुक्त व्यापार समझौते की राह और अधिक कठिन हो गई है। ठीक है, बी में देखें, ए में हमने देखा, बी में देखें कि सामरिक साझेदारी। सामरिक साझेदारी का तात्पर्य विश्व के सामरिक तथा दीर्घकालिक महत्व वाले विषयों में आपसी समझ का विकास करना है। इस दृष्टि से दोनों पक्षों के बीच चीन की आक्रामकता को देखते हुए आपसी सामरिक समझ का विकास हो रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ ने 2021 में अपनी हिंद प्रशांत रणनीति की घोषणा की थी। ठीक है, इस रणनीति में हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता की स्थापना, मित्र देशों के साथ सहयोग बढ़ाना, संपर्कता ढांचों का विस्तार करना तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखला को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का विस्तार करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ की उक्त नीति हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नीति के अनुकूल है। ठीक है, भारत पहले से ही क्वाड नामक 4 सदस्यीय संगठन का सदस्य है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया अन्य 3 सदस्य हैं। क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुली व नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना करना है, जिसमें सभी देशों को आवागमन की स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, स्पष्टतः हिंद प्रशांत को लेकर दोनों देशों में सामरिक दृष्टिकोण की समानता पाई जाती है। भारत तथा यूरोपीय संघ दोनों ही इस क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को शांति व सुरक्षा के लिए प्रमुख खतरा मानते हैं। अतः हिंद प्रशांत क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सामरिक सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं। ठीक है, सी में देखें तो विकास साझेदारी। यूरोपीय संघ यूरोप के देश भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विकास साझेदारी उनकी सामरिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। यूरोपीय संघ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विकास सहायता की जो स्कीम घोषित की है उसे इंडीसी ग्लोबल यूरोप के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत यूरोपीय संघ ने भारत को 2021 से 27 की अवधि के लिए 90 मिलियन यूरो की धनराशि आवंटित की है। इस योजना में यूरोपीय संघ द्वारा भारत में ग्रीन एनर्जी, संवेदनशील खनिज, संपर्कता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यूरोपीय संघ के यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा शहर में लखनऊ, भोपाल, कानपुर तथा पूना के शहरों में मेट्रो रेल सेवा के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यूरोपीय निवेश बैंक ने भारत में अपनी दक्षिण एशियाई शाखा भी खोल ली है। इसके अलावा भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के कतिपय अन्य क्षेत्र भी हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि चिकित्सा उपकरण, विज्ञान व तकनीकी, जल प्रबंधन तथा संचार तकनीकी इत्यादि। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने मानवाधिकार, आतंकवाद रोधी उपाय, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, निःशस्त्रीकरण आदि में नियमित विचार विमर्श के लिए संस्थाओं की स्थापना भी कर ली है। ठीक है, इन संस्थाओं के माध्यम से इन महत्वपूर्ण विषयों पर निरंतर विचार विमर्श चलता रहता है। निष्कर्ष में देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तर शीत युद्ध काल में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सामरिक, आर्थिक, तकनीकी तथा विकास साझेदारी के क्षेत्र में सहयोग का तेजी से विकास हुआ है। इस दृष्टि से दोनों पक्षों द्वारा 2020 के शिखर सम्मेलन में सामरिक साझेदारी का जो पंचवर्षीय रोड मैप जारी किया गया है वो दोनों के संबंधों को नई दिशा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी आधार है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने इस रोड मैप को क्रियान्वित करने के लिए 2023 में एक उच्च स्तरीय ट्रेड व टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना की है, जो दोनों पक्षों की सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाने में सक्षम है। सहयोग की दृष्टि से तीसरा महत्वपूर्ण तत्व हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों के साझा दृष्टिकोण का विकास है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी दोनों के बीच साझेदारी की दीर्घकालिक संभावना निहित है, लेकिन दोनों के संबंध को आगे बढ़ाने में कतिपय महत्वपूर्ण बाधाएं भी हैं। यूरोपीय
संघ की प्रतिबंधित व्यापार की नीति के चलते 2007 से अभी तक दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते संपन्न नहीं हो पाया है। ठीक है, भारतीय कामगारों के यूरोप में आव्रजन के साथ साथ संबंध में एक बड़ी बाधा 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा घोषित कार्बन बॉर्डर समायोजन व्यवस्था है। इससे यूरोपीय संघ में भारत के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जून 2024 में यूरोपीय संघ के जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें यूरोपीय संघ की रूढ़िवादी समूहों की बढ़त मिली है। इसे यह प्रतीत होता है कि आगे आने वाले 5 वर्षों में यूरोपीय संघ की नीतियां अधिकतर यूरोप केंद्रित होंगी। इसका विशेष प्रभाव यूरोप की आव्रजन नीति पर दिखाई देगा। इसके अंतर्गत यूरोपीय संघ बाहरी नागरिकों के आव्रजन को कम करने के लिए अन्य उपाय भी कर सकता है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ में रूढ़िवादी तत्व व्यापार में संरक्षणवाद का समर्थन कर सकते हैं। फिर भी इन बाधाओं के बीच भारत व यूरोपीय संघ के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाने तथा उसका विस्तार करने के कई क्षेत्र विद्यमान हैं। ठीक है, तो हमने 2 निबंध यहाँ पर पढ़ा। एक तो हमने भारत बांग्लादेश के जो संबंध है राजनीतिक, अभी जो बांग्लादेश में राजनीतिक संकट हुआ है उसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा, और हमने दूसरा पढ़ा भारत और यूरोपीय संघ के नए समीकरण जो बन रहे हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है।